हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर इसके एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करेंगे। पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 में आपको बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखो। पहले क्वेश्चन में मतलब हमें सेपरेशन टेक्निक्स बतानी है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। एक सॉल्यूशन है, उसमें से सोडियम क्लोराइड हमें अलग करना है, तो मतलब सेपरेट करनी है इन चीज़ों को। तो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट देखो। सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड एक तरह का नमक मान लो, तो नमक है और पूरा सॉल्यूशन है, मतलब सेल्ट वाटर है। उस जो नमक का पानी है ना, वो पूरा हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो उसमें से हमें खाली नमक को अलग करना है, सोडियम क्लोराइड को अलग करना है यहाँ पे। तो हम किस मेथड से यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने सी वाटर देखा होगा। सी वाटर में अगर हम बहुत इवापोरेट करेंगे तो बचा हुआ हमारा जो होगा सेल्ट लेफ्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा प्रोसेस, इवापोरेशन होगा। तो वाटर इज एवापोरेट हो जाता है, लीविंग द सेल्ट बिहाइंड। अगला पार्ट देखो। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब देखो इसे, अमोनियम क्लोराइड को हमें अलग करना है, अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग, जिसमें सोडियम क्लोराइड भी है और अमोनियम क्लोराइड भी है। तो इस प्रोसेस को देखो, दोनों ही नमक हैं एक तरह का, इन दोनों को, ये भी दोनों एक प्रकार के, ये वाला और ये वाला, दोनों एक प्रकार के नमक ही हैं। तो इन दोनों को सॉलिड हैं, दोनों सॉलिड सॉलिड। तो हमें इनको अलग कैसे करेंगे, हमें सोडियम क्लोराइड अलग करना है। ये दोनों वो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों एक मिक्सचर है। तो उसमें से हमें इसे वाले को अलग करना है। तो कैसे करेंगे, देखो दोनों क्या है, हमारी सॉलिड है। तो हमने सब्लिमेशन वाली प्रोसेस में पढ़ा था कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है और बिना लिक्विड स्टेट को, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड गैस में हो जाता है। तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है ना, ये वाला क्लोराइड, देखो पहले तो दोनों मिक्सचर थे और पहले ये जो अमोनियम क्लोराइड था ये क्या होता है, गैस बन जाता है, मतलब सब्लिमेशन की प्रोसेस कर लेता है सॉलिड से। दोनों, ये भी सॉलिड में था ये भी सॉलिड में था, लेकिन ये वाला जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस में कन्वर्ट हो गई तो उड़ जाता है, बचा कुचा जो हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो किसकी प्रोसेस से, सब्लिमेशन की प्रोसेस से। सी वाला पार्ट देखो। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑफ अ कार। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल मतलब इंजन है, कार का इंजन है, उसमें स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल वो हैं, तो उसे क्या फिल्ट्रेट कर देंगे, हम फिल्ट्रेशन कर देंगे तो हमारे जो मेटल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। या फिर हम मैग्नेट की मदद से भी करते हैं, मैग्नेट फिल्ट्रेशन भी होती है एक। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन लिख देना, ये कॉमन है, ठीक है। अब अगला देखो डी पार्ट। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द फ्लावर्स पेटल। ये होता है मतलब पिगमेंट्स वगैरह फ्लावर्स में, पेटल्स जो हैं, ये हमेशा वो क्रोमेटोग्राफी होती है। इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं ना अलग अलग कलर के, जैसे रेड येलो वगैरह पिगमेंट्स होते हैं फ्लावर्स के अंदर, वो अलग सेपरेट करने होते हैं हमें। तो हम किसकी मदद से करते हैं, फ़िल्टर पेपर की मदद से करते हैं। फ़िल्टर पेपर की मदद से हमारे क्या होते हैं, जो पिगमेंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये क्रोमेटोग्राफी है। अगला देखो, बटर फ्रॉम कर्ड। अब देखो, जैसे कि बटर, ये होता है प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जैसे कि ये पूरा दही है और दही के अंदर हमें बटर है, तो बटर को हम ज़ोर ज़ोर से स्पिन करेंगे। एक स्पिन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, ये तो प्रोसेस होती है। इसे हम ज़ोर ज़ोर से किसी भी मशीन से हम स्पिन करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, जैसे कि मक्खन निकालना होता है तो उसे हम ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं मशीन की मदद से। तो हमारा जो बटर है ना वो ऊपर आ जाता है, फिर हम उसे निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगेशन। आपके घर में भी ऐसे होता होगा कि किसी मशीन की मदद से निकालते हैं मक्खन को, हमें दही में से अलग करना होता है। तो अगला देखो, ऑयल फ्रॉम वाटर। अब ऑयल को वाटर से सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, जो सेपरेटिंग फनल है, जैसे कि पहले तो बहुत बड़ी बड़ी सेपरेटिंग फनल होती हैं। घर का एग्जांपल ले लो, ऑयल को वाटर से अलग करना है तो हम सेपरेटिंग फनल से अलग कर लेंगे, मतलब छन्नी से अलग कर लेंगे। एक घर का बता रहा हूँ खाली, तो सेपरेटिंग फनल, ठीक है। टी लीव्स फ्रॉम टी। तो टी लीव्स को टी से कैसे अलग करेंगे, देखो चाय की पत्ती नहीं होती, जब हम चाय उबालते हैं तो चाय की टी लीव्स जो होती हैं वो रह जाती हैं, तो हम क्या छन्नी की मदद से उसे अलग कर देते हैं, फिल्ट्रेट कर देते हैं। तो ये हो गई फिल्ट्रेशन, ठीक है। अगला देखो, आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। जो आयरन की पिन्स होती हैं वो सैंड से अलग करनी होती हैं, तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन में जो सैंड है, सैंड के अंदर जैसे सैंड है उसके अंदर ये आयरन की पिन्स हैं। अगर हम मैग्नेट, आयरन है वो मैग्नेट है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा तो वो उसकी मदद से वो बाहर आ जाता है, तो सेपरेट हो जाती है हमारी सैंड। तो आयरन पिन्स हमारी सेपरेट हो जाएंगी सैंड से। तो किससे, मैग्नेटिक सेपरेशन से। अब वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। अब वीट के जो ग्रेन्स हैं, देखो हस्क क्या होता है, लाइट होता है काफ़ी। जब भी बहुत
बहुत तेज़ हवा चल रही होती है और जो वीट है जब हम ऊपर से उसे नीचे गिराते हैं ना तो जो वीट हैं वो तो नीचे गिर जाते हैं और हस्क जो है वो उड़ जाता है हवा की मदद से। तो ये सेपरेट हो गया वीट। अब फाइंड मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। अब जैसे कि मान लो ये रिवर है, इसमें बहुत सारे मड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं, तो उन्हें कैसे सेपरेट करना है हमें? डिकेंटेशन की मदद से। एक चावल का एग्जांपल समझो, जैसे कि जब भी हम चावल धोते हैं तो क्या होता है, चावल को नीचे डाल देते हैं, वो मतलब चावल को डालते हैं किसी मान के चलो एक कोई बकेट है उसके अंदर डाल दिए और फिर उसके ऊपर हमने वाटर डाल दिया काफ़ी सारा, तो वाटर तो जो चावल होंगे वो सारे नीचे जाके सेपरेट हो जाएंगे और जो वाटर होगा वो अलग हो जाएगा, तो इससे चावल धुल भी जाएंगे और जैसे वाटर को हम हटाएंगे तो हमारे चावल बचेंगे, तो ये सेपरेट हो गए डिकेंटेशन की मदद से। अगला क्वेश्चन देखो अपना, राइट द स्टेप्स यूज फॉर मेकिंग टी। टी के लिए हमें कुछ स्टेप्स बताने हैं जिसमें हमारे कुछ वर्ड्स आने चाहिए, सॉल्यूशन आना चाहिए, सॉल्वेंट आना चाहिए, सॉल्यूट आना चाहिए, मतलब जब भी हम टी के प्रोसेस बनाएंगे ना तो उसमें ये सारे वर्ड आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेप देखो, फर्स्ट टेक वाटर इन अ पैन। हमें पहले एक वाटर है वो किसी बर्तन में लेना है, उसके अंदर शुगर डालनी है, वाटर डालना है पैन के अंदर और फिर उसके अंदर हमें शुगर डालनी है और टी लीव्स डालनी है, मतलब चाय की पत्ती डालनी है टू द वाटर के अंदर। अब शुगर क्या है? सॉल्यूट है भाई हमारी, विच इज़ सॉल्यूबल, जो कि सॉल्यूबल है। देखो सॉल्यूट भी वर्ड आ रहा है, सॉल्यूबल भी आ रहा है। इन वाटर एंड डिज़ोल्व भी आ रहा है। तो जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूबल है, क्योंकि वो सॉल्यूबल है तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर के अंदर और क्या बन जाएगा? इट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूट है और ये हमारा काफ़ी सारा सॉल्वेंट है, अब ये दोनों जब डिज़ोल्व हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। बॉयल द मिक्सचर टू एक्सट्रैक्ट कलर एंड फ्लेवर फ्रॉम द टी लीव्स। अब भाई हम चाय पत्ती डाल दी, सब कुछ डाल दिया, तो अब क्या करेंगे? इसे बॉयल करेंगे तो जिससे जो कलर आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा टी लीव्स का, चाय की पत्ती का। अब आफ्टर बॉइलिंग प्योर द टी थ्रो अ स्ट्रेनर। अब बॉयल कर लिया, अब क्या हो गए? हम प्योर करेंगे टी को। अब देखो जो चाय की पत्ती होती है वो इनसॉल्यूबल होती है, तो उसे हम क्या करते हैं? वो बच जाती है एंड में, तो इसे स्ट्रेनर की मदद से हम छान देते हैं, अच्छे से प्योर कर देते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पे, द टी लीव्स आर इंसॉल्यूबल होती है, सो दे डू नॉट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। जो वर्ड आ रहे हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दिए, जो हमें लिखने के लिए बोले थे क्वेश्चन में। हाँ, तो टी लीव्स क्या इंसॉल्यूबल है तो वो डिजॉल्व हो जाएंगी हमारे सॉल्वेंट के अंदर। द लिक्विड डेट पासिस थ्रू द स्ट्रेनर। अब देखो जब छन्नी है उसमें से हम, ये हमारी छन्नी है मान के चलो, इसमें से हम लिक्विड को पास करेंगे किसी बर्तन में, मतलब ग्लास में चाय के लिए, तो क्या हो जाएगी? वो फिल्ट्रेट हो जाएगी, तो इस कॉल्ड द फिल्ट्रेट। तो ये फिल्ट्रेशन पे भी हमने अंडरलाइन कर ली है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला था। और जो बच जाएगा जब छन्नी में से हम इसे छानेंगे टी को, तो बचेगी भी तो छन्नी में टी, वो टी की जो लीव्स हैं, द टी लीव्स लेफ्ट बिहाइंड ऑन द स्ट्रेनर, जो स्ट्रेनर में रह गई हैं, नोन एज रेसिड्यू, मतलब बचे कुचे को हमने रेसिड्यू कह दिया। क्वेश्चन थर्ड देखो, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 different substances at different temperature and collected the data as given below. The result are given इन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम्स में 100 ग्राम ऑफ वाटर है पूरे, मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन में। अब उसका यहाँ पे एक जगह टेम्परेचर है और यहाँ पे एक जगह सब्सटेंस है, तो हमने उनकी सॉल्युबिलिटी निकाल ली है, मतलब क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी दे रखी है। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट मतलब ये वाला वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सेचुरेटेड सोल्यूशन। तो हमें क्या चाहिए सेचुरेटेड सोल्यूशन को बनाने के लिए? सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि अब उस वाटर में कुछ और ऐड नहीं हो सकता, जैसे शुगर है, वो अब इतनी शुगर ऐड हो गई है कि अब आगे जाके वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, अब उसमें और शुगर ऐड नहीं की जा सकती। और पोटेशियम, यहाँ पे तो पोटेशियम नाइट्रेट की बात हो रही है, और पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 के। देखो टोटल कितना था हमारा? 100 ग्राम्स था वाटर का, और अगर उसमें 50 ग्राम्स ऑफ वाटर हो गया और 313 हमारे केल्विन है, 313 में पोटेशियम नाइट्रेट कितना है? 313 में पोटेशियम नाइट्रेट है 62, तो इतनी उसकी सॉल्युबिलिटी है, तो 50 ग्राम्स वाटर में कितनी होगी? देखो 100 में कितनी थी? 62 थी, तो 50 में कितनी होगी? उसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि 100 ग्राम का 50 ग्राम हो गया और 62 का भी हम आधा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिया है। पहले क्या था? 100 ग्राम्स में उसकी कितनी सॉल्युबिलिटी थी? उसकी सॉल्युबिलिटी थी 62, मतलब इसके आगे और सॉल्युबल, मतलब और पोटेशियम नाइट्रेट ऐड नहीं हो सकता था। और टेम्परेचर कितना था? 313 के था। और ये ध्यान रखना, जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो 313 के है, तो पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबिलिटी कितनी थी उसकी? 62 ग्राम्स थी 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर। टेम्परेचर कितना था? 313 केल्विन था।
अब देखो 50 ग्राम्स में कितना होगा, तो 62/2 कर देंगे, क्योंकि हमारा जो 100 ग्राम का 50 ग्राम्स हुआ है ना, आधा हुआ है, तो उसका 62 ग्राम्स का भी आधा हो जाएगा, तो 31 ग्राम्स उसकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। सेकंड देखो, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्रज्ञा ने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि आगे अब कुछ ऐड नहीं हो सकता, और पोटेशियम नाइट्रेट या और कुछ भी ऐड नहीं हो सकता। इसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देखो पोटेशियम क्लोराइड कहाँ, ये रहा, हाँ। इन वाटर एट 353, इसमें टेम्परेचर बढ़ गया, 353 केल्विन हो गया, तो उसकी पोटेशियम क्लोराइड का हमारा ये रहा 52। तो 353 केल्विन में पोटेशियम क्लोराइड कितना हो गया, 52 ग्राम उसकी सॉल्युबिलिटी है। एंड लीव द सॉल्यूशन टू कूल एट द रूम टेम्परेचर। अब उसको कूल करने पे हमें रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर अभी बताता हूँ आपको, कॉपी में लिख रखा है। देखो सबसे पहले केल्विन को सेल्सियस में लाते हैं, तो 293 केल्विन है, सेल्सियस में लाना है तो 273 से माइनस कर देंगे, इतना तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो 20 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर हमारा क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है, 293 केल्विन है, समझ गए होंगे। तो उसका 293 केल्विन में उसकी सॉल्युबिलिटी थी, वो कितनी हो गई, 35 ग्राम हो गई, क्योंकि इसमें बोला था ना रूम टेम्परेचर। अब देखो ये 353 केल्विन थी, उसके बाद 293 पे पहुंच गई, तो मतलब जो कूल हो रहा है, तो यही तो बोला है इसमें, लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट द रूम टेम्परेचर। हमें रूम टेम्परेचर पे कूल करना है, तो रूम टेम्परेचर हमारा 293 है, तो हमने 293 पे कर लिया। तो व्हाट वुड बी ऑब्जर्व एट द सॉल्यूशन, तो ऑब्जर्व क्या किया है ये देखेंगे, और इसे एक्सप्लेन भी करना है। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब 353 केल्विन थी तो वो कितनी सॉल्युबिलिटी थी, 54 थी, और जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो 35 हो गई। तो मतलब सॉल्युबिलिटी तब बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा, और सॉल्युबिलिटी तब घटेगी जब टेम्परेचर घटेगा। तो कितना, तो कितने सॉल्युबिलिटी थी, देखो 293 पे उसकी थी 35 थी, और 353 पे कितनी हो गई, 54 हो गई। तो मतलब 293 से 35 थी, 35 से कितनी ज़्यादा हो गई, 19 ज़्यादा हो गई, क्योंकि अगर 54 में से 35 माइनस करेंगे तो 19 ग्राम्स आ जाएगी। तो मतलब 19 ग्राम्स ज़्यादा थी, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने तो 19 ग्राम्स ज़्यादा थी रूम टेम्परेचर में। तो एज द सॉल्यूशन कूल्स हुआ, एक्स्ट्रा पोटेशियम क्लोराइड, जो 19 ग्राम एक्स्ट्रा पोटेशियम क्लोराइड थी ना, ये निकालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया है कि जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। एक्स्ट्रा पोटेशियम जो क्लोराइड थी, डेट वॉज डिसॉल्व, वो डिसॉल्व हो जाएगी एट हाई टेम्परेचर पे ही होगी। अब देखो 293 पे तो इतनी थी सॉल्युबिलिटी, 353 पे और 54 हो गई, तो तभी डिसॉल्व होगी जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। विल स्टार्ट कमिंग आउट सेटल एट द बॉटम। और जो है अगर 353 से 293 कर दिया, तो जो 19 ग्राम्स एक्स्ट्रा ऐड हुई थी ना, तो वो नीचे आना, क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे आना, सेटल डाउन हो जाएगी, बॉटम में सेटल हो जाएगी, मतलब बॉटम मतलब सबसे नीचे आके सेटल हो जाएगी, क्रिस्टल्स बन जाएंगे उसके पोटेशियम क्लोराइड के। बिकॉज इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई है, 54 से 35 हो गई है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, 353 से 293 हो गया। तो यही था हमारा, यही रीज़न था, एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। अब इसमें हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी बता दी है, फाइंड द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सेल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन में इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसकी है, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इसकी 32 है, इसकी 36 है, इसकी 35 है, इसकी 37 है। तो मतलब अमोनियम क्लोराइड है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा सॉल्यूबल है, 37। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अगला देखो, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर इसमें क्या एक्सप्लेन करने के कहा है कि क्या होगा जब चेंज होता है टेम्परेचर, उसका क्या इफेक्ट होता है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सेल्ट। चारों सेल्ट हैं, अब इन पे क्या इफेक्ट होगा, इनका टेम्परेचर बदलेगा। क्या इफेक्ट होगा भाई, हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे पहला एग्जांपल ले लो, 21 टेम्परेचर बढ़ा, 32 टेम्परेचर और बढ़ा, 62 टेम्परेचर और बढ़ा, 106 टेम्परेचर और बढ़ा, 167, किसी में भी कम नहीं हो रही, हमेशा सबसे ज़्यादा ही होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यही लिख दो, जनरली सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सेल्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मोस्ट नहीं, यहाँ पे सारी हैं। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। एक बार और बता रहा हूँ कि सॉल्यूट होता है इसमें ये पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब ये जो सेल्ट है ये सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। अब अगला देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इन चारों को एक्सप्लेन करना, एग्जांपल्स भी देने हैं। तो देखते हैं पहला वाला, सैचुरेटेड सोल्यूशन।
एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता। अब वो मतलब परफेक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। जैसे कि 393 केल्विन है और उस पर 50 ग्राम्स का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब इससे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उसकी नहीं है, तो वो तब तक नहीं होगी तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी। तो नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, इससे ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व हो सकता है इस टेम्परेचर पे, क्योंकि एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगला देखो प्योर सब्सटेंसेस। अ सब्सटेंसेस डेट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल हो एंड एज अ फिक्स्ड कंपोजिशन। जैसे कि H2O है, हमारा वाटर है, इसमें एक ही तरह का पार्टिकल है, क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब मिलके ये एक ही पार्टिकल बना रहे हैं। हाइड्रोजन अगर हमने एटमॉस्फेयर में छोड़ दी तो एकदम से बस्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन भी होती है, वो आग लगाने का काम करती है, मतलब आग लगाने का मतलब आग लगा देती है। बिना ऑक्सीजन के आग लगी ही नहीं सकती, कभी फायर लगेगी ही नहीं। तो क्या होगा, इन दोनों के पार्टिकल्स, मतलब इन दोनों का काम भी एक है। और देखो जो हाइड्रोजन होती है वो हमेशा दो होती हैं, ऑक्सीजन होती है वो हमेशा एक ही होती है। तो ये फिक्स जो कंपोजिशन होती हैं, अगर ये दोनों हाइड्रोजन दो ही होगी और जो ऑक्सीजन है वो एक होगी, तब ही दोनों मिलके हमारा वाटर बनाएंगे। वरना अगर फिक्स जो कंपोजिशन नहीं होगी, अगर मान के चलो H3O है, 2 की जगह 3 है, तो फिक्स जो कंपोजिशन नहीं है, ये फिक्स जो कंपोजिशन है, तो ये हमेशा क्या होगा, इसमें हमेशा कभी भी जो है वो नहीं बनेगा हमारा वाटर, और इसमें हमेशा बनेगा। तो इसमें एक ही तरह का फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, मतलब हमेशा हाइड्रोजन होगा वो 2 होगा, ऑक्सीजन होगा वो 1 होगा, तभी जाके हमारा वाटर बनेगा। कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल डिस्टिल्ड वाटर। अगला देखो कोलाइड। A collide is a mixture in which small particles are evenly spread throughout substances without settling down। अब देखो ये ऐसा पार्टिकल है जो प्योर सब्सटेंसेस की तरह नहीं है, ये घुलता भी नहीं है पूरी तरीके से वाटर में, और ये क्या होता है, सेटल भी नहीं होता। जैसे सैंड है, हमारी सैंड है, अगर हमने इसे बॉक्स में डाल दिया तो ये नीचे जाके सेटल हो जाएगी। मड है, जो मड है अगर हमने पानी में डाला, उसे काफ़ी पानी में डाला तो थोड़े टाइम तक तो वो ऊपर तैरती रहेगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो वो भी नीचे सेटल हो जाएगी। ये सेटल भी नहीं होते और ये घुलते भी नहीं है। अगर चीनी को डालेंगे पानी में, चीनी को डालेंगे पानी में, पानी हमारा तो ये घुल जाएगा, प्योर सब्सटेंस है ये हमारा। तो क्या होता है, ना तो ये घुलते हैं ना ये नीचे सेटल होते हैं, विदाउट सेटलिंग डाउन। ऐसा एग्जाम्पल क्या है, मिल्क है, तो ये बीच कैसे होते हैं, मतलब ना घुलते हैं ना सेटल होते हैं, बीच में रहते हैं, मतलब ये मिल्क इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, डी वाला पार्ट देखो, सस्पेंशन। सस्पेंशन इज़ अ मिक्सचर इन विच लार्ज पार्टिकल आर नॉट डिजॉल्व। अब जैसे कि जो सैंड है, मड है, वो डिजॉल्व नहीं होते, वो नीचे आके सेटल हो जाते हैं, तो यही होता है हमारा सस्पेंशन। फॉर एग्जांपल मड इन वाटर और सैंड इन वाटर। वैसे तो काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, 2 एग्जांपल लिखे हैं, और सॉरी 5th वाला और देख लो क्वेश्चन। इनमें क्लासीफाई करना है ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, ये वाला 5th वाले में। सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी, 6 हैं, इन्हें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बताने कि क्या है इनमें से। अब एयर देखो, एयर क्या है, हमारी होमोजीनियस है। अगर एयर क्या है, एयर के पार्टिकल्स है ना वो मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं अच्छे से, ठीक है। और जो विनेगर है वो भी हमारा होमोजीनियस है, वो भी डिसॉल्व हो जाता है। फिल्टर्ड टी मतलब ये भी होमोजीनियस होगी, फिल्टर्ड है क्योंकि, है ना। अब सॉइल है वो हेट्रोजीनियस है क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होता, अगर पानी में डालेंगे सॉइल को तो वो नीचे जाके सेटल हो जाएगी, वो क्या डिसॉल्व हो जाएगी क्या, वो वाटर के अंदर, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस है। वुड है वो भी हेट्रोजीनियस है। वुड के जो, जैसे कि वुड को कितना भी पानी में डाल लो थोड़े टाइम में वो गल जाएगी, लेकिन वो कभी डिसॉल्व नहीं होगी उसके अंदर। सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर होमोजीनियस है। होमोजीनियस कब तक है, जब तक उसके जो बबल्स हैं ना वो बंद हो जाएं, तब तक तो वो हेट्रोजीनियस है क्योंकि उसके वो डिसॉल्व नहीं हुए, उसके बबल्स अभी भी हैं। और जैसे उसके बबल्स थोड़ी देर बाद प्रेशर में आके वाटर के, वो बबल्स थोड़ी देर तक दिखाई नहीं देते। देखो सोडा वाटर क्या होता है कि जब आप सोडा वाटर खोलते हो, जैसे बॉटल के अंदर है, तो उसमें थोड़ी देर तक तो गैस बनी रहती है, गैस होती है। जैसे कि कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी खोलते हो, थोड़ी देर तक गैस होती है। अगर उसे खोले रखेंगे हम तो उसकी जो गैस होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी अच्छे से। ये होता है सोडा वाटर होमोजीनियस, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, 5 क्वेश्चन, और अगली वीडियो में मिलते हैं 6th क्वेश्चन के साथ। 6th 7th जितने भी बचे हैं वो सब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना साथ के साथ।